तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास खड़ी है अपनी तहलका बताने वाली RC 390, जो कि मैंने ली थी 2024 में। 1 साल लगभग हो गया, थोड़ी सी गंदी भी हो गई। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी को मेंटेन कैसे रखना है। ठीक है, मतलब कैसे मेंटेनिंग प्रोसेस होती है, क्या करना होता है, किस हिसाब से करना होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता। सब अपनी पहली गाड़ियाँ ले लेते हैं, फिर वो बर्बाद हो जाती है, मेंटेन होती नहीं। उसके बाद समझ आती है कि मेंटेन करनी कैसे है। और मेंटेन के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कितने किलोमीटर चल चुकी है ये भी बताऊंगा। इस वीडियो में आगे बने रहें। चलो, हाँ जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे पास है 2024 एडिशन KTM RC 390। इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसके किलोमीटर चले कितने हैं। ठीक है, अगर आपको दिख पाएगा, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, तो ये समथिंग चली है यहाँ पे 14,810 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी के बारे में देखो, आपको पता ही है क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, ये सब आपको पता चल चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 15,000 किलोमीटर में मेरे को इस गाड़ी में कितना खर्चा आ गया। और अगर आपको मेंटेन, जो वर्ड होता है ना एक मेंटेन, कि कैसे होती है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मेंटेन किस तरह की जाती है और मैंने क्या क्या प्रिकॉशन लिए अपनी बाइक को कि ये ठीक ठाक तरीके से चले। पहले एक छोटा सिनेरियो देता हूँ। सबसे पहली चीज़ 110 सेक्शन का आपको इसमें आगे टायर मिल जाता है, पीछे वाला टायर इसका 150 सेक्शन का मिल जाता है। इधर आओगे तो एपेक्स KWP के अप्स एंड डाउन फोक्स मिल जाते हैं। चारों तरफ से वेट रिडक्शन कर दिया इसका, चाहे वो इसका टायर हो, अलॉयज हो, डिस्क हो, इन सब में वेट रिडक्शन किया। ठीक है, जो आपका एयर वाला वो होता है इनटेक, उसको 6 गुना बढ़ा के दे दिया था। 373 cc का इसमें इंजन आ जाता है, जो आपको निकाल के देता है 44 PS की पावर। और यकीन मानो ये 44 PS ना, मतलब ऐसी तबाही है ये कि बस KTM ने हमें पकड़ा दी और हमसे बोल दिया कि अब संभाल लो, तुमसे संभल पा रही हो तो। और भाई इसको संभाल पाना ना स्ट्रीट्स में न, बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ हो जाती है इसको संभालने के चक्कर में, क्योंकि ये भाई संभलती ही नहीं है। ये मिनट भाई पता ही नहीं क्या बवाल बना दिया है सिंगल सिलेंडर का। इसने आग मूत रखी है भाई पूरे मार्केट में। जिसके पास है ना उसको पता है। वही वाली बात हकीकत है कि जिसने KTM नहीं चलाई ना, वो बोलता रहता है क्या KTM क्या KTM। जिसने चला रखी है ना भाई, वो गुण गाता है इसके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि इसको एडवांटेज क्या मिल जाते हैं आपको इसमें। देखो, सबसे पहले तो रॉ पावर। ठीक है, ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो अपनी BS3 को भी इनिशियल से लेके, मैंने बताया ना 174 तक जाती है, 174 तक। इसकी BS3 से आगे निकल के दिखा दे। खुला चैलेंज है, करो ड्रैग। जिसके पास भी वेंचर एक्सप्रेस हुई है, करो ड्रैग और निकाल के दिखाओ इसकी BS3 को इससे आगे। तो फिलहाल के लिए इकलौता KTM ही ऐसा ब्रांड है जिसका BS7 या 6 प्रोडक्ट कर लो या 7 प्रोडक्ट कर लो या लेटेस्ट प्रोडक्ट कर लो, जो अपने BS3 को भी टक्कर देता है भाई ज़बरदस्त तरीके से। इसके अलावा कोई भी बाइक उठा लो, RS उठा लो, NS उठा लो, यामा उठा लो, सब मूत देती है भाई, BS3 भाग जाती है। सबकी हालात ख़राब है। ये इकलौता ब्रांड ऐसा है जिसने आपको BS7 फेज में पावर दिया BS3 का। भले ही थोड़ा सा टॉप एंड काट दिया, वो जाती थी 177 178, ये चल जाती है 174। और इसमें एक और कैच था कि जो ये नई वाली निकली थी ना, यही वाला मॉडल जो आई थिंक 2022 में निकला था भाई, वो जाती है 177। वो एक पता नहीं कौन सी ट्रैक देखी थी मैंने, सूरज वर्मा की देखी थी या कौन सी देखी थी, उसमें आई थिंक उसने 177 पकड़ा है। पहले तो 174 पे लिमिट रहा, बट सेकंड टाइम वो 177 चली गई थी। बट वही है कि थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो भाई उस टाइम पे उनका टॉप एंड अच्छा था, इसका बहुत ख़राब था। तो सबसे पहला एडवांटेज तो उसका पावर ही हो गया। दूसरा, राइडिंग पोस्चर भी भाई अच्छा खासा है। ठीक है, जो ये बोलते हैं ना कि इसका राइडिंग पोस्चर अग्रेसिव नहीं है, भाई अच्छा खासा अग्रेसिव है इसका भी। हाथों में, कोहनियों में खूब अच्छा खासा दर्द मिलेगा आपको स्टार्टिंग में जब आप लोगे। बाद में तो आपको आदत ही हो जाएगी, उसकी तो कोई वो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तीसरा इसका एक और एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि रास्ते पे कितनी भी हवा चल रही हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार, रोज़ का एक जैसा नेचर तो होता नहीं है। और आजकल तो भगवान जी भी पता ही नहीं क्या मौसम के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी हवा चला देते हैं, कभी भैया बिल्कुल ही सर्दियों के टाइम में गर्मी दे देते, कभी गर्मियों के टाइम में सर्दी दे देते, उल्टा हिसाब चल रहा है आजकल भाई। इसमें अच्छे खासे हवा के जो प्रेशर पड़ता है ना, उसके बाद भी भाई इसकी स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है।
हल्का सा भी शेक कहीं से कहीं तक नहीं है इस गाड़ी में, बहुत बेहतरीन। चौथा एडवांटेज आपको बताता हूँ, इसमें जो टायर दिए जाते हैं ना आपको भाई, उनकी भी ग्रिप नेक्स्ट लेवल पड़ी है। ये देख रहे हो, ये मेरा स्टॉक टायर पड़ा है, ये पड़ा, ये देखो मेटजेलर, ठीक है, ये वही है जो कंपनी ने दिया था। पिछला तो मेरा चेंज हो गया, पिछला मैंने अपोलो डलवा लिया था। 14,000 किलोमीटर में एक ये भी है कि आपका पिछला टायर चेंज हो जाएगा। अगला अभी मेरा अच्छा खासा है यार, अभी तो बहुत चलेगा ये, ठीक है, अभी तो निकाल देगा ये अच्छा खासा सेशन। हो सकता है मेरा एटलीस्ट 20-22 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा यार ये टायर, क्योंकि अगले टायर पे इतना लोड पड़ता नहीं है। आपको पता है कि पिछले टायर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अच्छा, इसके बाद क्या है, चौथा एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। ये गाड़ी अगर आप लेते हो ना तो आप एडवांटेज में ज़्यादा रहोगे, डिसएडवांटेज जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत कम। ये गाड़ी एडवांटेज में आती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे गियर लीवर है जो आपको एडजस्ट वाले मिल जाते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, वरना पहले मार्केट जाओ वहाँ टाइट कराओ, ये सब ड्रामा होता था। मिरर्स का थ्रो भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत वाइड मिरर्स है। बस ये गड़बड़ कर दी KTM ने कि यहाँ से इंडिकेटर हटा दिए। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों करी KTM, हमें भी दे देते यार, हम भी थोड़े से आगे से गुड़ चमकते हुए फिरते फिर। अब हमारे यहाँ से हटा दिए इन्होंने, दे दिए इंडिकेटर यहाँ, ठीक है, वो भी कोई चीज़ बुरी नहीं है। सेकेंड थिंग, बोलते हैं लोग ये लुक को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है यार। एक बात बताऊँ, अब तो धीरे धीरे जब से इसको देखने लगे हैं ना, तो अब ये भी चीज़ अडेप्ट होने लगी है। जहाँ आपको लुक मिलता है वहाँ आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। अब RS लोग हैं आप, जो अभी नई वाली आई है, क्या ही परफॉर्मेंस है, क्या ही वो है, कुछ भी नहीं। उससे बढ़िया तो R15 उठा लो, वही ज़्यादा बेस्ट है। यही एक रीज़न है, पता है आपको, यामाहा के ऊपर जाने का एक बहुत तगड़ा रीज़न है बजाज। अगर बजाज तमीज़ से काम करता ना तो यामाहा कभी लाइन में आ ही नहीं पाती, लेकिन आज यामाहा टॉप पे है, बजाज से भी ऊपर जा चुकी है। तो एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ एडवांटेज ही एडवांटेज है, इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है भाई। और दूसरी एक बात बताता हूँ भाई, जिस तरीके से इस गाड़ी को बोला जाता है ना कि ये अपने रफ्तार में और इनिशियल में पंच देती है, भाई इसकी ब्रेकिंग नेक्स्ट लेवल है भाई। इसकी ब्रेकिंग में वो पंच है ना कि जहाँ आप दबा दोगे ना, वहीं की वहीं शट खड़ी हो जाएगी। अगर कोई ढंग का चलाने वाला बंदा है ना, जो बढ़िया से चला पा रहा है, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है गाड़ियों का, भाई वो कभी इस गाड़ी पे क्रैश खा ही नहीं सकता। इन गाड़ियों पे क्रैश सिर्फ एक वजह से हो सकता है कि आप लीन मार रहे हो और आपका उस एंगल में थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, वहाँ क्रैश हो जाएगी। अदरवाइज इस गाड़ी का क्रैश होने का मतलब ही नहीं है भाई। नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग है इसकी, नेक्स्ट लेवल। फिर उसी हिसाब से इसके डिस्पैच के प्राइस भी है, ठीक है। बेसिक एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, सब कुछ लगभग बता ही दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके डिसएडवांटेज, जो कि ना के बराबर है, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज आप यही ले लो कि इसके पार्ट्स भाई, ठीक है, महंगे हैं। जैसे आप इसके फ्रंट वाले डिस्पैच लोगे तो ये 3900 के मुझे पड़े थे, एक बार चेंज हो चुके हैं। सेकंड थिंग, पिछले भी मेरे चेंज हुए थे, लेकिन पिछले समथिंग 250 कुछ रुपए के हैं, पिछले तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन भाई फ्रंट वाले ना भाई, ये ना बहुत ही ख़राब मामला है। मतलब 39 ऑलमोस्ट 4000 रुपये के डिस्पैच इसके फ्रंट के हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये। दूसरा डिसएडवांटेज भाई, जिन लड़कों का एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लड़कों जो अभी 10th पास हुए हैं या 12th पास हुए हैं, एक तरीके से घर वाले बोल देते हैं कि यार अच्छे नंबर लाओगे तो हम गाड़ी दिला देंगे, भाई दूर रहना इस गाड़ी से, ठीक है। ये जीती जागती मौत है तुम्हारे लिए, जिंदा मार देगी तुम्हें, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसे थाम लो। ये तो हम जैसों को डरा देती है भाई, तुम तो चीज़ ही क्या हो। तो अपनी समझ को लगा के स्टार्टिंग की बाइक ऐसी लो जिसमें आप सीख सको, ठीक है। उसके बाद तो आप चला ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी गाड़ी ले लो। लोग 1000 सीसी भी लेके चलाते हैं, लेकिन डायरेक्ट 1000 सीसी लेके नहीं चला रहे। जितने लोग डायरेक्ट 1000 सीसी लेके चला रहे हैं ना, उनकी आए दिन वीडियो आती है, विली मारते हुए क्रैश, हाई स्पीड पे क्रैश, लीन करते हुए क्रैश। फिर आप इन्हीं सब चीज़ों में बढ़ जाओगे। जो आपका एक सीखने का सेशन होता है ना, आपको कभी भी एक अपर सेगमेंट की बाइक आपको चलाना सिखा ही नहीं सकती, जो एक लोवेस्ट सेगमेंट की बाइक सिखा देगी। इसीलिए तो R15 इसलिए ज़्यादा बिकती है, क्योंकि उसमें आप हाई रेव का मज़ा ले सकते हो, ठीक है। बहुत जो कहते हैं ना रेड लाइनर लोग भगाना पसंद करते हैं, वो आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब मैंने आपको एडवांटेज बता दिए, डिसएडवांटेज बता दिए। ज़्यादा बड़ी लंबी मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता इस पर, क्योंकि सब कुछ पड़ा है यूट्यूब पे, आप जाना और वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद का जो सेक्शन आता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी मेंटेन किस तरह की जाती है। अगर आपको मेंटेन करनी है, मेंटेन करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको बताता हूँ मेंटेन कैसे करूँ। जैसे मैंने अपनी गाड़ी पे क्या किया, लोग बोलते हैं भाई इसमें अंदर वो रखा है, क्या बोलते हैं यार, नाम नहीं ध्यान आ रहा, अरे फ्यूल पंप यार, वो उसका नाम नहीं मेरे को ध्यान आ रहा, जो भी है चलो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि आपको 3 लीटर तेल रखाना है,
अब मैं इसमें करता हूँ कि मैं 3 बार है ना जो डंडे के वो भरवा लेता हूँ पहले, तो वो भर जाते हैं कुछ 350-400 रुपये में। तो मैं मानता हूँ कि अब ये मेरा बेस है, अब मुझे आगे कहीं भी जाना है ना तो मैं इससे ऊपर तेल डलवा लेता हूँ। मतलब बेसिक बात कहनी है कि 3 डंडे तो तेल रखना ही रखना है इसमें, उसके ऊपर आपको जो डलवाना हो आप डलवा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तेल आपके पास है, आप खर्च कर सकते हो, लेकिन चूँकि वो अंदर इंजेक्टर है, हाँ इंजेक्टर, तो इंजेक्टर डूबा रहे उसके लिए आपको उसमें 3 डंडे तेल रख लो, ठीक है। उसके ऊपर जहाँ जाना है आप अपना जाकर डलवा लो। बेसिक से फीचर आते हैं। अच्छा सेकंड थिंग, भाई मैंने इस गाड़ी को कभी बारिश में नहीं चलाया, आप देख भी रहे होंगे ये हल्की फुल्की से बस मैं घर से निकाल के लाया, इसलिए थोड़ी गंदी हो रही है। मैंने कभी एक बार चली थी बस, वो भी मैं बाहर निकल गया था, उसके बाद बारिश हो गई थी, वरना मैंने कभी इस गाड़ी को बारिश में नहीं चलाया। क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है भाई, धूल मिट्टी दुनिया भर की, नेकेड बाइकों में ही साफ़ नहीं हो पाती, ये तो अच्छी खासी फेयरिंग है, कहाँ से मैं पानी मार के और ये सब मार के भाई से उतारूँगा। तो बारिश में मत चलाओ, इसके लिए आप एक छोटा घर में होगी भी भाई, स्कूटी होगी या बाइक होगी वो चला लो। बारिश के मौसम में इस गाड़ी को मत चलाओ भाई। मेरा वही चैन सेट है भाई, मेरे साथ के जिस बंदे ने ली थी ना 10,000 किलोमीटर पर उसका चैन सेट चेंज हो गया, दोनों टायर चेंज हो गए, ठीक है। डिस्पैड तो वो हो ही जाते हैं, ठीक है, चलो दोनों डिस्पैड भी पकड़ लो, वो भी चेंज हो गए, ठीक है। उसके बाद भाई थ्रोटल बॉडी अलग वो क्लीन कराए, उसके बाद कूलेंट अलग बदलवाए, भाई 10-12 हज़ार में पता नहीं क्या क्या करवा दिया उसने। मेरी गाड़ी में आज तक जो चेंज हुआ है ना, 15,000 किलोमीटर चल चुके हैं, टायर चेंज हुआ है, दोनों डिस्पैड चेंज हो चुके हैं एक बार, और इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ ना। मैंने थ्रोटल बॉडी क्लीन कराई, इसकी बढ़िया चल रही है, कोई अभी तक नीड नहीं है। कूलेंट का भी भाई बढ़िया मामला चल रहा, कोई अभी कोई नीड ही नहीं है। तो चैन सेट की भी लाइफ इसकी तभी बनेगी क्योंकि अग्रेसिव है, उस वजह से भाई इसका चैन सेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर आप बहुत बदतमीजों की तरह गाड़ी चलाओगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई बारिश में मत ही चलाया करो, धूल मिट्टी जाएगी चिपकेगी, वो चैन सेट ख़राब ही करेगी, अच्छा तो करने से रही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बस जो आपकी गाड़ी को मेंटेन कर सकती है। मेंटेन में कोई झाड़ नहीं पालना होता कि टाइम टू टाइम सर्विस करानी है, वो एक छोटी ही चीज़ है कि आपको टाइम टू टाइम कि हाँ भाई साथ जैसे इसका 7500 किलोमीटर पर सर्विस बताते हैं कि 5000 किलोमीटर के आसपास के इंटरवल पे इसमें रिफ़िल कराओ, जितना भी आपका इंजन ऑयल है उसका 7500 की इसकी सर्विस करा लो। वो सेकेंड टाइम में 3000 का हमें इंटरवल मिलता तो बढ़िया चलेगी गाड़ी, ठीक है। सर्विस टाइम तो हो गई, आप बारिश में चला नहीं रहे, धूल मिट्टी चिपक नहीं रही, जो भी थोड़ी बहुत आप, मैं जैसा एक खिला हुआ मौसम है ना, मैं सिर्फ ऐसे ही मौसम में इस गाड़ी को लेकर निकलता हूँ, अदरवाइज़ ये गाड़ी नहीं चलती। संडे में एक ही दिन चलती है भाई, 6 दिन के लिए मेरे पास 220F है और अभी मैं NS 400 ले लूँगा। उसके अलावा वो NS 400 मैंने लेनी ही रगड़ने के लिए है, ये सिर्फ संडे टू संडे चलती है, ठीक है। ये गाड़ी ऐसी नहीं है कि आप इस गाड़ी को रोज़ रगड़ सको। हाँ बहुत अमीर बाप की औलाद हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आप जोन से भी ले लो, इसे भी छोड़ो, आप हैबुसा भी लेकर तोड़ ताड़ के बहन चो 5-6 महीने में कर दो उसका काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपको तमीज़ से गाड़ी लेनी है ना, जैसे भाई मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था इस गाड़ी को बाई करने का, इट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, ठीक है, कि हाँ मैंने ये गाड़ी बाई की। भाई इससे बेहतरीन गाड़ी ना तो है ना मिलेगी, सिंपल सी 400 सीसी की गाड़ी है और बिहेव इस तरीके से करती है कि भाई ये 600 सीसी प्लस ही होगी। इतनी जहर पीस है कि बस मैं क्या बताऊँ। अब इसके लिए और इससे ज़्यादा भाई मैं इसकी ना तो तारीफ़ कर पाऊँगा ना भाई मेरे पास शब्द हैं अब इसकी तारीफ़ के लिए। ये गाड़ी लिटरली सिर्फ तारीफ़ के लायक है और कुछ है ही नहीं इसमें। चलो फिर मैंने आपको बता दिया मेंटेन कैसे करनी है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या मेरा बदल चुका है 14-15 हज़ार में। एक बस मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ती है, तेल का भी मैंने आपको बता दिया, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, ठीक है, वो तो मेरे को ध्यान है, एक और चीज़ दिखाता हूँ। मेरा इसमें एवरेज चेक करना, आप दिख रहा है क्या, खुल बे, ये इधर कहीं आ रहा है, कितना दिखा रहा है 46 किलोमीटर पर आवर का एवरेज दिखा रही है मुझे इसमें। क्योंकि मैं इतना हमारे पास, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास इतने अग्रेसिव रास्ते नहीं है कि हम इनको भाई 104, मैंने आज तक नहीं खोली है टॉप एंड, 1 साल होने वाला है इसको लिए हुए, आज तक नहीं खुल पाई है टॉप एंड। मैक्सिमम गई है ये 152 के आसपास, 152-154, वो भी मैं गांव में गया हुआ था और एक मुझे हाईवे पे छोटा सा स्ट्रेच मिल गया तो वहाँ मैंने खोल दी थी। अदरवाइज़ कोई चक्कर नहीं है भाई ये खुल जाए। इसके लिए आपको फिर एक्सप्रेस वे ही चढ़ना पड़ेगा, ये नॉर्मल हाईवे पे गलती भी मत करना, खोलने के मुँह के बल नीचे मिलोगे। और ऐसी 70 वीडियो पड़ी हैं, मैंने यूट्यूब पे देखता हूँ ना, KTM पे भी क्रैश, मैंने कहा सालो अब क्या तुम्हें साक्षात भगवान उतार के दे दे इसमें, इस पर भी ऐसी ब्रेकिंग पे भी क्रैश खा रहे लौंडे, हद है भाई। तो वो वही लौंडे हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है,
बस शौक में ले लिया और बस बने फिर रहे फनने का। तो चलो बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं बताने को। फुल वीडियो मैंने इसकी डाली रखी है, क्या क्या इसमें आपको मिल जाता है, क्या क्या नहीं मिल जाता, हम वहाँ जाके देख लेना। ऑल ओवर चलो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो रही है, 15 मिनट की हो गई। इतनी बात करते करते ही पता नहीं कैसे वीडियोज़ एकदम भागने लग जाती हैं तुम। तो चलो और ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको पता क्या करना है अपने भाई का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो।